मेरा नाम सीमा है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरी सास रोज रात को अपने ससुर के पाँव दबाती और पाँव दबाकर जब उनके कमरे से बाहर आती, तो आते ही बेहोश हो जाती। मैं अपनी सास से पूछती, तो वह कोई जवाब नहीं देती। एक दिन दादाजी ने कहा, अपनी सास को मेरे कमरे में भेज दो। मैंने अपनी सास के कपड़े पहने, दुपट्टे से घूंघट किया और दादाजी के कमरे में चली गई। अभी मैं कमरे में ही गई थी कि दादाजी ने मुझे सास समझकर ऐसा काम किया कि मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैं यहाँ कुछ महीनों से होते हुए देख रही थी। लेकिन आज तो जैसे मेरी बर्दाश्त खत्म सी हो चुकी थी। आखिर मेरे दादा ससुर किस किस्म के इंसान थे? इतना सीधा साधा दिखने वाला मेरे दादा ससुर इतना हैवान कैसे हो सकता है? मेरी सास 2 घंटे बाद दादा के कमरे से बाहर आई थी। उनका रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका था। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मैं बाहर आंगन में ही चक्कर काट रही थी। सास के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन सास को देखकर मैं परेशान हो गई थी। अभी मैं उनकी तरफ बढ़ी ही थी कि मेरी सास बेहोश होकर नीचे गिर गई। उन्हें देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी तो मेरी आवाज सुनकर दादाजी भी कमरे से बाहर आ गए। जल्दी से उन्हें कमरे में लिटाया और दादाजी ने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने मेरी सास के इंजेक्शन लगाया और कहने लगे कि यह किसी दिमागी और शारीरिक मर्ज की शिकार हैं, इसलिए डिप्रेशन के अटैक से यह बेहोश हो गई हैं। मैंने बड़ी हैरत से अपने दादा की तरफ देखा, जो मुझसे नजरें चुराने लगे थे। मुझे अपने दादा ससुर से नफरत सी महसूस होने लगी थी। 3-4 दिन में मेरी सास की तबीयत थोड़ी अच्छी हो चुकी थी। जब मैंने अपनी सास से पूछा कि दादाजी आपको कमरे में बुलाकर कहते क्या हैं, जो आपकी तबीयत खराब सी होने लगती थी, उनके चेहरे पर एक खौफ-सा आ जाता था। वह ना में सर हिलाने लगती और कहती कि वह कुछ नहीं कहते हैं मुझसे। मुझे मेरी सास के चुप रहने पर गुस्सा आने लगा था। हर बार जब भी वह दादा के कमरे से बाहर आती, उनकी हालत ऐसी ही होती थी। मेरे दादा ससुर भी अजीब थे। मेरी सास के लिए फ़िक्र भी ज़ाहिर करते थे और अभी वह बीमारी से उठी ही थी कि फिर से उन्हें अपने कमरे में बुलाने को कहने लगे। लेकिन इस बार मैंने सास को दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी सास के कपड़े पहनकर दुपट्टे से मुँह छुपाकर कमरे में चली गई। मैं जानना चाहती थी कि दादा ससुर मेरी सास के साथ क्या करते हैं। लेकिन जो कुछ दादा ने सास समझकर मेरे साथ किया, मेरी रूह फना हो गई। मेरे दादाजी गाँव के मुखिया थे। पूरे गाँव के लोग उनकी इज़्ज़त करते थे। गाँव के लोग उन्हें पसंद करते थे और उन्हें मुखिया जी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह इंसाफ करते थे। गाँव के लोग उनसे बहुत खुश थे। मैं भी उनकी बहुत इज़्ज़त करती थी। मेरे ससुर मेरे दादा ससुर की इकलौती संतान थी। मैं उनकी यह इकलौती बहू थी। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे ससुर की मौत पर तो जैसे सब पर कयामत टूट पड़ी थी। अभी ससुर का गम कम ना हुआ था कि दादी सास भी अपने बेटे के गम में परलोक सिधार गई थी। दादी के बाद अब दादा ससुर अकेले रह गए। मेरी सास का भी रो-रो कर बुरा हाल था। मैं कभी सास को सँभालती तो कभी दादा ससुर को। कुछ टाइम बाद मेरी सास ने अपने आप को काम में बिज़ी कर लिया था। मेरे दादा ससुर मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। ससुर के बाद सारी ज़िम्मेदारियाँ फिर से दादा ससुर के कंधों पर आ गई थी। वह जब भी गाँव से वापस लौटते, तो घंटों मेरे पास बैठकर मेरे ससुर की बातें सुनाते रहते थे। उन्हें मेरे ससुर से बहुत प्यार था और उतनी ही नफ़रत वह मेरी सास से करते थे। मैंने शुरू से ही अपने दादा को अपनी सास से बात करते हुए नहीं देखा था। वजह ये थी कि मेरी सास अपनी बिरादरी की नहीं थी और वह मेरे ससुर की पसंद की थी और दादा अपनी बिरादरी और पसंद की लड़की से शादी कराना चाहते थे, लेकिन ससुर जी के सामने उन्हें सर झुकाना पड़ा। इसलिए दादाजी मेरी सास को अच्छा नहीं समझते थे। वह मेरी सास से बात नहीं करते थे, उन्हें देखते तक नहीं थे। इतना टाइम गुज़रने के बाद और यह हादसा होने के बाद भी मेरे दादा ससुर का दिल मेरी सास के लिए साफ नहीं था। जब भी उनकी नज़र मेरी सास पर पड़ती, वह गुस्से से मुँह बना लिया करते थे। लेकिन कुछ महीनों से अब दादाजी बहुत बीमार रहने लगे थे, वक़्त पर दवाई नहीं खाते थे। मेरी सास हिम्मत जमा करके उन्हीं की डाँट सुनने के बावजूद उनकी बहुत फ़िक्रमंद रहती थी। उन्हें खुद दवाई खिलाती थी, खुद से खाना खिलाती थी। पहले तो वह मेरी सास को घूरते रहते थे, दवाई खाने को भी इनकार कर दिया करते थे। लेकिन धीरे-धीरे उनका व्यवहार मेरी सास के लिए बदलने लगा।
शायद उनके दिल में मेरी सास के लिए गुंजाइश पैदा हो चुकी थी। अब रात को भी हर काम के लिए मेरी सास को ही पुकारते कि मुझे आकर दवाई खिला दो, मेरे लिए चाय बना दो। मेरी सास उनके कमरे में चली जाती। पहले तो मेरी सास कुछ देर में ही वापस आ जाती थी, मैं लेट जाती थी, लेकिन वह जब कमरे से बाहर आती तो वह कुछ घबराई सी होती थी, किसी गहरी सोच में डूबी हुई होती थी और जब मैं उनसे वजह पूछती तो वह चौंक सी जाती थी। मुझे नम आंखों से देखती और ना में सर हिलाते हुए कहती, कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर दादा ससुर उनसे ऐसा क्या कहते थे? वह बाहर आते ही परेशान थी, गुमसुम सी हो जाती थी। जब से मेरे ससुर की मौत हुई थी, तब से मैंने अपनी सास को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वह हर वक्त उदास और गम में डूबी हुई रहती थी। पहले तो दादा ससुर मेरी सास से बस अपनी दवाइयाँ ही मांगते थे, लेकिन अब तो वह अपना हर काम मेरी सास से ही करवाने लगे थे, जबकि घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। बात यही तक रहती तो मुझे भी बुरा ना लगता, लेकिन कुछ दिनों से मैंने जो बात महसूस की, वह कुछ अजीब सी थी। रात को जब दादा ससुर मेरी सास से दूध मांगते और वह दूध लेकर कमरे में चली जाती, जब वह 2 घंटे बाद वापस आती थी, तो रो रही होती थी। अब तो दादाजी के कमरे में सास को घंटों लग जाते थे। मेरी सास जब से मेरे ससुर की मौत हुई थी, तब से मेरे साथ ही सोती थी और फिर उसके बाद जब तक वह कमरे में नहीं आती, तो मुझे नींद नहीं आती थी। बस मैं यही सोचती रहती थी कि एक दूध का गिलास देने में कौन-सा इतना टाइम लगता है, 2 मिनट का काम है। लेकिन मेरी सास 2-3 घंटे बाद दादा के कमरे से बाहर आती, पता नहीं वो क्या करती रहती थी और सबसे हैरान करने वाली बात मेरे लिए ये थी कि मेरे दादा ससुर का रवैया मेरी सास के लिए बहुत बदलने लगा था। वह बहुत अहमियत देने लगे थे, लेकिन मेरी सास उनके सामने हमेशा डरी-सहमी सी रहती थी। हैरत का झटका मुझे तब लगा जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ गाँव की औरतों की मुखिया हैं, औरतों की परेशानियाँ और मसले को अब से यही देखा करेंगी। मुझे लगा था यह बात सुनकर मेरी सास खुश हो जाएगी, भगवान ने उनको उनका हक वापस दे दिया है, मगर फिर भी वह खुश नहीं रहती थी। पता नहीं क्या सोचती रहती थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी सास को इस हवेली में उनकी जगह मिल गई थी। लेकिन इसके बाद भी मेरी सास के चेहरे पर ज़रा-सी मुस्कुराहट भी नहीं आई थी। अब तो उनका ये हाल था कि जब भी दादा ससुर उन्हें किसी काम के लिए कहते, तो वह घबराने से लगती थी और जब कमरे से वापस आती, तो बुझी हुई रंगत के साथ वापस आती और जब मैं वजह पूछती तो कहती कि कुछ नहीं, तुम क्यों मेरे इंतज़ार में जागती रहती हो, सो जाया करो। मैंने कहा कि जब तक आप अपने बिस्तर पर नहीं लेट जाती, मुझे चैन की नींद नहीं आती। पता नहीं क्यों वह मेरी इस बात से मुझे बड़े गौर से देखती और बड़े प्यार से सर पर हाथ फेरने लगती। एक बार मेरी आँख किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनकर खुली। मैंने देखा कि मेरी सास रो रही है। मुझे अब उनके रोने पर हैरानी होने लगी थी, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया था। इस घर में सब बहुत खुश थे, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अभी तो मैं दादाजी का यह दोगले व्यवहार की वजह से परेशान थी। एक बार मेरे दादा के भाई का बेटा हमारे घर आ गया। वह दूसरे देश से आया था। उसने मेरे ससुर की खबर सुनी तो मिलने के लिए आ गया। मेरी सास बहुत स्मार्ट और कम उम्र की औरत थी। कोई उन्हें मेरे साथ देखता तो मेरी बड़ी बहन ही बताता था। ससुर के कज़न रोहित 3 दिन हमारे साथ घर पर ही रुके थे। मुझे बहुत प्यार किया और कहने लगे कि तुम्हारे ससुर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। वह मुझे अच्छे ही लगे थे। लेकिन खाने के दौरान वह मेरी सास की तरफ बार-बार देख रहे थे और मेरी सास लगातार उनसे नज़रें चुरा रही थी। लेकिन दादा अपने भतीजे के आने की खुशी में बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। इन 3 दिनों में दादा ने सास को कमरे में भी नहीं बुलाया। एक बार रोहित अंकल को मैंने अपनी सास से जो बातें करते हुए सुना, मेरे होश उड़ने लगे थे। एक दिन जब मैं सोकर उठी, तो मैंने देखा कि सास कमरे में नहीं थी। वह अक्सर कबूतरों को दाना डालने चली जाती थी। मेरे दादा ने बड़े पिंजरे में अमेरिकन कबूतर पाल रखे थे, जिनका ख्याल सास ही रखती थी। मैं उठकर बाहर आ गई, लेकिन पिंजरे के पास सास के साथ रोहित अंकल भी खड़े थे और वह कहने लगे, मैंने अब तक शादी नहीं की, क्योंकि तुमसे मैंने सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन तुम्हारे पति की तुम्हारे लिए दीवानगी देखकर मैं पीछे हट गया। कभी भी तुम दोनों के बीच मैंने आने की कोशिश नहीं की थी, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से गुज़र जाए।
मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, इसलिए मैं अमेरिका चला गया। लेकिन फिर जब मैंने शिवम की मौत का सुना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा कज़न होने के साथ-साथ वह मेरा बेहतरीन दोस्त भी था। वह कुछ महीने मैंने बीमारी में काटे हैं। मुझे शिवम का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मुझे तुम्हारा ख़्याल भी सताने लगा और अब भी सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही वापस आया हूँ। तुम अगर इजाज़त दो, तो मैं दादाजी से तुम्हारी बात करता हूँ। यह सब बातें सुनना मेरे लिए बहुत अजीब था, जिसकी खबर मुझे कभी भी नहीं थी। मैं ससुर के उस कज़न को पहली बार ही यहाँ देख रही थी। बस ससुर से उनका ज़िक्र सुना था। मेरी सास घबराकर बोली, भगवान के वास्ते ऐसा कुछ नहीं कहना। वह तो पहले ही मुझ पर शक करते रहते हैं कि मैं शहर की लड़की हूँ, कभी भी उनके बेटे के साथ गाँव में बस ही नहीं सकती। लेकिन मैंने चुपचाप अपनी सारी ज़िंदगी शिवम के प्यार के सहारे गाँव में गुज़ार दी। कभी पलटकर शहर की दोबारा शक्ल नहीं देखी। मेरा बेटा अब जवान हो गया है, उसकी शादी भी हो गई है। वक़्त बहुत आगे निकल चुका है। रोहित, ये यूनिवर्सिटी वाला दौर नहीं रहा है कि मैं फैसले बदलूं। आपने दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी मांगी थी। मैंने बिना किसी सवाल के स्वयं को अपना लिया। अब मैं आपसे उसी मोहब्बत का वास्ता देकर कह रही हूँ, मुझे स्वयं की विधवा ही रहने दें। आप यहाँ से वापस चले जाएं और दोबारा पलट कर नहीं आइएगा। ये कहकर सास वहां से चली गई। मैं यह सब कुछ छुप कर देख रही थी। वह अंकल भी वापस चले गए थे। मुझे मालूम तो कुछ नहीं था, लेकिन बातें सुनकर ये समझ में आ रहा था कि रोहित अंकल, मेरे ससुर और मेरी सास एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और मेरे ससुर की तरह रोहित अंकल भी मेरी सास से मोहब्बत करते थे। लेकिन मेरी सास किसे पसंद करती थी? उन्होंने क्या कुर्बानी दी थी? ये मेरे लिए एक पहेली थी। मेरे दादा मेरी सास को बहुत अहमियत देते थे, लेकिन वह फिर क्यों रोती रहती थी? मेरी सास को मेरे ससुर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसे देखा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सास मेरे दादा ससुर को चाय देने गई थी। मेरे सुबह से सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी दादा ससुर से सर दर्द की दवा ले लेती हूँ, क्योंकि उनके पास सारी दवाइयाँ रहती थी। लेकिन जैसे ही मैंने दादा ससुर के कमरे का दरवाज़ा खोला, जो मंज़र मैंने अपने सामने देखा, तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरे दादा मेरी सास के साथ मैं उल्टे कदम वहाँ से लौट आई थी। वहाँ दोनों मुझे नहीं देख पाए थे, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा, मैं बेयकीन सी थी। मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और पता नहीं क्यों मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। जो कुछ मेरी आँखों ने देखा था, मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है कि मेरी नज़रों का धोखा हो, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी आँखें देखती हैं, वह होता नहीं है, और जब सच सामने आए, तो हमारी आँखों के देखने के अंदाज पर हमें अफ़सोस होने लगता है। जब मेरी सास रात को अपने कमरे में आई, तो वह अपने आँसू साफ़ कर रही थी। मैं अपनी सास के कमरे में गई और मैंने उनसे पूछा कि आप जब भी दादा-ससुर के कमरे से आती हैं, तो रोती क्यों हैं? तो कहने लगी, समझ लो कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझसे सच क्यों नहीं कह रही, क्योंकि मैंने जब कमरा खोला था, तो वह मेरी सास से कह रहे थे कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो वह मेरी सास को घर से धक्के देकर निकाल देंगे। मेरी सास उनके सामने हाथ जोड़ रही थी। वह कह रही थी कि वह जो कुछ करना चाहते हैं, सही नहीं है। मैं उनके बेटे की बहू हूँ। आप मेरे साथ कैसे यह जुल्म कर सकते हैं? आप मेरे बाप की जगह हैं। आप मुझे इस घर के एक कोने में पड़ा रहने दें। मेरे इनकार करने पर आप मुझे घर से निकाल देंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी सास दूर होकर मेरे दादा से भीख माँग रही थी। ज़्यादा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया और कुछ सुनने की गुंजाइश भी नहीं थी। मैं वापस कमरे में लौट आई थी। जिस तरह की बातें मैंने सुनी थी और जिस तरह मेरे दादा ससुर मेरी सास पर मेहरबान थे, मैं गुमसुम सी हो चुकी थी। जिस ख़्याल ने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी। अभी मैं इस उलझन से नहीं निकली थी कि मेरे घर की नौकरानी ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। वह कहने लगी कि मुखिया जी जैसे नज़र आते हैं, वैसे हैं नहीं। बहुत रंगीन मिजाज के इंसान हैं। जवानी में तो और औरतों से ताल्लुकात भी थे इनके। आप लोगों की नज़रों में शरीफ बने फिरते हैं, लेकिन अगर इस उम्र में भी मौका मिले, तो छोड़ते नहीं हैं। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। ये सुनकर तो मुझे गुस्सा आने लगा और अफ़सोस भी होने लगा।
कि क्या दादा-ससुर जी रिश्तों की मर्यादा भी भूल गए हैं? मुझे अपने दादा-ससुर से नफ़रत सी महसूस होने लगी थी। अब जब भी मेरी सास दादा-ससुर के कमरे में जाती तो मैं बेचैन सी होने लगती थी। एक दिन मेरी सास ने बंद लफ्ज़ों में कहा कि तुम अपने दादा-ससुर से दूर ही रहा करो। मैं इस बात पर चुप ही हो गई। अब तो मुझे सच में दादा-ससुर के किरदार पर शक होने लगा। फिर एक बार मैं आँगन में बैठी थी, तो दादा-ससुर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि किसी की शादी पर तब आऊँगा, जब नाच-गाने का इंतज़ाम होगा। तुम तो जानते हो कि मैं अपनी उम्र को नहीं देखता। मेरा दिल तो अभी भी जवान है। वह हँसते हुए अपने दोस्त से अपनी घटिया सोच का ज़िक्र कर रहे थे। उनकी ऐसी बातें मेरे सामने करते हुए भी शर्म नहीं आ रही थी। मैं गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई। फिर एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी मुखिया की गद्दी पर बैठो। मैं तुम्हें बहुत कुछ बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी दादी सास और सास की तरह तुम्हें घर का चूल्हा-चौका करता देखना नहीं चाहता। और दूसरी बात ये है कि इस हवेली में कमरों की कमी नहीं है। तुम क्यों हर वक़्त अपनी सास के साथ-साथ रहती हो? तुम्हारा पति जब बाहर से वापस आएगा, तो तुम्हें एक नए अवतार में पाएगा। तुम अपना कमरा अलग करो और कल मेरे ड्राइवर के साथ जाकर अपना एडमिशन करवा लेना और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना और खुद की आदत बनाओ, अकेले कमरे में रहने की और मैं तुम्हारे लिए एक अलग कमरा सेट करवा देता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपनी सास से अलग हो जाऊँ, ताकि आपको खुली छूट मिल जाए। लेकिन इस वक़्त हम दोनों सास-बहू बहुत मजबूर थे। हम गर्म लहज़े से उनसे बात नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने आराम से कहा कि मुझे रात को अकेले नींद नहीं आती है और मुझे डर भी लगता है। इसलिए मैं अपनी सास के साथ ही कमरे में सोऊँगी। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी और मेरा कमरा ऊपर की मंजिल में शिफ्ट करवा दिया। मेरी सास भी अपनी जगह परेशान थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। मैं ऊपर के कमरे में चली गई थी। लेकिन ये भी सोचती थी कि रात को अपनी सास के कमरे में चली जाऊँगी। रात को जब सब सो चुके, तब मैं नीचे जाकर अपनी सास के कमरे के पास खड़ी हो गई। लेकिन मुझे हैरत उस वक़्त हुई जब मेरी सास का कमरा लॉक था। पहले तो मुझे तसल्ली हो गई कि चलो सास ने अच्छा किया, अपना दरवाज़ा लॉक कर लिया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। मैं वापस आकर अपने कमरे में चली गई। सुबह मुझे कॉलेज जाना था। तैयार होकर जब नीचे उतरी तो यह देखकर मैं हैरत में रह गई कि मेरे दादा मेरी सास के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल तो धक से रह गया। तो क्या वह रात भर मेरी सास के साथ? मेरा दिमाग तो चकरा-सा गया था। मुझे लगा पूरी हवेली मेरी आँखों के सामने घूम रही है। मेरी सास मेरे साथ यहाँ पर रहने पर मजबूर थी, ताकि हम लोग इज़्ज़त से रह सकें और इसके लिए क्या कीमत वह अदा कर रही थी, ये सोचकर तो मेरी जान जाने लगी थी। मैं सोचती थी कि मैं अपनी सास को और परेशानी में नहीं डालूँगी। रात को मैं देर तक नीचे अपनी सास के कमरे में बैठी रही, इधर-उधर की बातें करती रही। इधर-उधर की बातें करती थी। उन्हें एक गिलास दूध का दिया और कहा कि आपको अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं और वह दूध ज़बरदस्ती पिला दिया। मैंने उस दूध में नींद की गोली डाली थी, इसलिए वह बेहोश होती चली गई और अगले ही पल यह हो गया कि मेरी सास बेहोश होकर गिर गई। इसलिए मैंने अपनी सास को सुलाकर जल्दी से उनके अलमारी से उनका सूट निकाला और पहन लिया और दुपट्टा थोड़ा नीचे करके डाला था कि मेरा मुँह नीचे से दिखाई ना दे। मैं भी थोड़ी दिखने में अपनी सास के जैसे ही थी। मैं अपने दादा-ससुर के कमरे में चली गई। इत्तेफ़ाक था कि यह अब रोज़ ही होता था कि दादा-ससुर के कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दादा यही समझे कि सास आई है। मुझसे कहने लगे कि मैं दवाई खा चुका हूँ। अब तुम मेरे पास आओ। मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया तुम्हारा। अब मैं ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। मैं उनके पास चली गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। कुछ देर बाद मैं और मेरी सास उनके सामने बैठे थे और दादा हम दोनों को गुस्से से देख रहे थे और कह रहे थे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं शर्मिंदा होकर अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी। जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उन्होंने मुझे मेरी सास समझकर ये कहा कि मैं उनकी बात का जवाब दूँ। वह मेरी सास की दूसरी शादी अपने भतीजे से करवाना चाहते थे। कहते थे कि रोहित घर से जाने से पहले दादा को सारी बात बता चुके थे। दादा का भी कहना था कि मेरी सास इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि मेरे ससुर के नाम पर विधवा बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दे। क्योंकि आज नहीं तो कल मेरे पति भी मुझे यहाँ से दूसरे देश ले जाएँगे। उनका कहना था कि वह बीमार रहने लगे हैं।
और उनके मरने के बाद कहीं मेरी सास फिर से बेसहारा ना हो जाए, क्योंकि मेरी सास दूसरे देश जाना नहीं चाहती थी, वही अपने ही देश में रहना चाहती थी। और मेरे पति बाहर काम करते थे और वह आज या कल मुझे बाहर लेकर चले जाते, तो वह यहाँ पर किसके साथ रहती? इसलिए वह अपनी ज़िंदगी में ही मेरी सास की दूसरी शादी करवा देना चाहते थे। इसलिए जब मेरी सास उनके कमरे में उनको दूध देने के लिए जाती और वह इसी बात पर बहस करते थे। मेरी सास आज भी मेरे ससुर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए दूसरी शादी पर राज़ी नहीं हो रही थी। मेरे दादा ससुर मुझे घूर कर देख रहे थे। सास के कपड़ों में मुझे देखकर वह आग बबूला से हो गए थे। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्यों इस हुलिये में यहाँ पर आई थी, तो मैंने उन्हें सब कुछ सच-सच बता दिया था, जो मैं सोच रही थी। दादाजी को तो ये सुनकर चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने मुझे इतनी तेज आवाज़ से डाँटा कि आवाज़ पूरी हवेली में गूंजने लगी थी। और मेरी सास को भी जब ये सब पता चला, तो उन्होंने मेरे मुँह पर थप्पड़ मार दिया कि तुझे शर्म नहीं आई? मैं गर्दन झुकाए बैठी रो रही थी। मेरे दादा ससुर ने आखिर मेरी सास की शादी अपने भतीजे रोहित से करवा ही दी थी। लिए है मुझे उनसे दूर रहने को कहते थे। मुझे खुद पर अफ़सोस होने लगा था कि मैं क्या सोच रही थी। मेरी सास विदा होकर रोहित अंकल के घर चली गई। मेरी सास अंकल से ही मोहब्बत करती थी, लेकिन जब मेरे ससुर ने मेरी सास को देखा, तो उन पर फ़िदा हो गए थे और दीवानों की तरह उन्हें चाहने लगे थे और रोहित अंकल से कहने लगे कि अगर उन्हें ये ना मिली, तो वह मर जाएँगे। इसलिए रोहित अंकल ने अपनी दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी थी। और मेरी सास से कहा कि वह मेरे ससुर से शादी कर ले, वरना वह अपनी जान ही गँवा बैठे। मेरी सास ने मेरे ससुर से मोहब्बत तो शादी के बाद की थी, लेकिन मेरे ससुर की ज़िंदगी ने उनके साथ बस इतनी ही वफ़ा निभाई थी। अब मेरे दादा ससुर मेरे पति से बात करके मुझे यहाँ से ले जाने को कह रहे थे, क्योंकि वह जल्द से जल्द अपनी सारी ज़िम्मेदारियों से फ्री हो जाना चाहते थे। मेरे दादा एक अच्छे इंसान थे और मैं उनके बारे में क्या-क्या सोच रही थी। अब मेरे दादा की तबीयत खराब रहने लगी थी और कुछ वक़्त बाद वह भी हमें छोड़कर दुनिया से चले गए थे। कभी-कभी आँखों देखा सच नहीं होता। दोस्तों, थोड़े दिन बाद मेरे पति भी आकर मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गए। अब मैं खुशी-खुशी अपने पति के साथ विदेश में उनके साथ रह रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।